स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन तथा उसके यौगिक का पार्ट नंबर 4 और इसमें हम पढ़ेंगे समवायता, क्रियात्मक समूह और सजातीय श्रेणी आदि टॉपिक्स को अच्छे से हम क्लियर करने वाले हैं और इसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ सभी उदाहरण के साथ एकदम क्लियर तरीके से मैं बताने वाला हूँ। सभी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि अगले आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। और यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे समवायता। तो वह परिघटना जिसमें यौगिकों के आणविक सूत्र तो समान होते हैं, मतलब कि वह परिघटना ये है जिसमें कि यौगिक जो होते हैं उनके आणविक सूत्र समान होते हैं। जैसे कि एथेन का C2 फिर H6 होता है, तो उस तरीके से ये C2H6 ये आणविक सूत्र समान होगा, लेकिन कि इनके अगर वो मतलब कि भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्म में भिन्नता दर्शाते हैं। अगर ये रासायनिक और भौतिक गुणधर्म में भिन्नता दर्शाता है तो समवायता की श्रेणी में आ जाता है। तो समवायता किसे कहते हैं? तो जिनके मतलब कि आणविक सूत्र तो समान होते हैं लेकिन रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्म में भिन्नता दर्शाते हैं, समवायता कहलाती है। तो परिभाषा आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वह परिघटना जिसमें यौगिकों के आणविक सूत्र तो समान होते हैं लेकिन वे भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्म में भिन्नता दर्शाते हैं, समवायता कहलाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है जिसमें यौगिकों के आणविक सूत्र तो समान होते हैं, मतलब कि यौगिकों के आणविक सूत्र जो होंगे वो तो एकदम समान होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। लेकिन ये जो है रासायनिक और भौतिक गुणधर्म में भिन्नता दर्शाएंगे कि उसका रासायनिक गुणधर्म कुछ और है और इसका कुछ और है, इसका भौतिक गुणधर्म कुछ और है, उसका कुछ और है। मतलब इस तरीके से भिन्नता अगर दर्शाते हैं तो यहाँ पर आपका समवायता की श्रेणी में वो आ जाते हैं, आइसोमेरिज्म वो कहलाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से आपका समवायता होता है और इसका ये हो गया परिभाषा। इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं तो और अच्छे से टॉपिक्स को आप समझ सकते हैं। तो उदाहरण से क्लियर करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इसका ब्यूटेन यहाँ पर दिया गया है समवायता का उदाहरण। तो ब्यूटेन में क्या है? C4 है H10। ये C4 यानी 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4 दूनी 8 2 10, तो H10 है यानी कि एल्केन का है। ये एल्केन यानी कि एकल बंध द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसको एक एक बंध लगा करके सभी संयोजकताएं पूरी करनी होती। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा भी है। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, मतलब कार्बन 4 है, कार्बन 4 लिख दिए पूरे तरीके से। बाद में फिर एक इनकी संयोजकता पूरी करते हुए एक एक बंध लगा करके इनकी संयोजकता पूरी, यहाँ पर कार्बन 4 बंध बना रहा है, यहाँ भी 4 बंध बना रहा है, यहाँ भी हर जगह 4 बंध बना रहा है। इस तरीके से ये ब्यूटेन का संरचना ये बनाता है। इसको हमने बनाना पिछले वीडियो में भी सीखा था किस तरीके से बनती है, एकल बंध लगा करके संरचनाएं किस तरीके से बनती है, संतृप्त तथा असंतृप्त वाले में हमने सीखा है। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी आप ये चीज समझ सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हम ब्यूटेन की संरचना बनाते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर इसकी समवायता दर्शानी है तो इसकी दिखानी पड़ेगी कितनी संरचनाएं हम बना सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहली एक संरचना इस तरीके से बनती है, दूसरी ये बनती है, यानी कि ये संरचना जो है ये इसमें कुछ अंतर है, संरचना बनाने में तो अंतर है लेकिन इसका जो आणविक सूत्र है वो समान रहेगा। कार्बन इसमें भी 4 है, 1 2 3 4, इसमें भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन इसमें भी 10 है, 3 3 6 और 4 10 हाइड्रोजन इसमें भी है। तो इस तरीके से इसमें भी कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसमें भी बराबर है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, लेकिन संरचना कुछ अगर बदल दी गई। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें सभी एक लाइन में लगे हुए थे, एक से एक कार्बन जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा लेकिन दूसरे से वो दोनों कार्बन जुड़ गए और इसमें हाइड्रोजन एक ही जुड़ा है। इस तरीके से ये संरचना थोड़ी सी बदल दी गई और सबकी संयोजकता भी पूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 4 बंध बन रहे हैं, यहाँ भी 4 बंध बन रहे हैं, यहाँ भी हर जगह 4 बंध बन के आपका ये ब्यूटेन का संरचना इस तरीके से बन जाते हैं। तो दो संरचनाएं जिसकी एक से अधिक अगर संरचना हम बना सकते हैं, कोई भी आणविक सूत्र है और उसकी हम एक से अधिक अगर संरचनाएं बना सकते हैं वो समवायता ही आएगी यहाँ पर, यानी कि ये आइसोमेरिज्म में ही आएंगे। तो सब इस तरीके से जो भी जितनी भी संरचनाएं हैं अगर उनकी एक से अधिक संरचनाएं बना सकते हैं तो समवायता की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरीके से आपने समवायता पढ़ ली है और सीख ली अच्छे तरीके से उदाहरण के साथ।
आपको ब्यूटेन का मैंने उदाहरण दे दिया है, और इसकी जगह पर आपको C5 और H12 करके देखिए, उसकी 3 या 4 संरचनाएं बनेंगी। आप बना के देखिएगा, जितनी संरचनाएं बनती हैं उतनी आपके ये मतलब कि अगर एक से अधिक संरचना बन जाती है, कोई भी परमाणु कोई भी यौगिक मतलब है उसकी एक से अधिक संरचनाएं बन जाती हैं तो वो समवायता में आएगा। तो चलिए हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, क्रियात्मक समूह। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे क्रियात्मक समूह या फिर फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। तो क्रियात्मक समूह उसे कहते हैं जो किसी कार्बन श्रृंखला में जुड़कर उसके गुणों का निर्धारण करते हैं। अगर कोई कार्बन श्रृंखला है तो उसमें जुड़ जाते हैं, अंतिम को मतलब कहीं भी जुड़ जाते हैं उसमें अगर, तो और उसके गुणों का निर्धारण करते हैं, मतलब कि इसके क्या गुण होंगे उसका निर्धारण करते हैं, तो वो फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। यहाँ पर लिखा है वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला में जुड़कर उनके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। जो उनके रासायनिक गुणों का निर्धारण करेंगे वो क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला में जुड़कर के उनके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है R फिर डैश यहाँ पर यानी कि बंध OH। R यहाँ पर क्या है? एल्किल समूह। एल्किल समूह होता है, यहाँ पर कोई भी समूह जुड़ा हुआ है, यौगिक जुड़ा है, कार्बन का यौगिक जुड़ा है कोई भी OH से। बंध यहाँ पर उससे बंध बना होगा OH का। इसमें OH जो है इसका सामान्य नाम होता है अल्कोहल, और वैसे कहीं कहीं यूज होता है हाइड्रोक्सी। तो ये OH, इसमें OH जो है क्रियात्मक समूह, यानी कि अगर कोई एल्किल समूह होता है और उसमें OH जुड़ा है तो उसका OH जो है वही क्रियात्मक समूह है। इसके कई उदाहरण हम देखने वाले हैं अगले कुछ उदाहरण में, उसमें हम देखेंगे इसका पूरी तरीके से। अल्कोहल का जो है एक टॉपिक ही एक्स्ट्रा दिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से लगाकर देखेंगे अल्कोहल किस तरीके से बनता है और यहाँ पर एल्किल ग्रुप में किस तरीके से जुड़ेगा। तो चलिए इसके कुछ और इसमें दिए गए हैं कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं, इसका एक चार्ट आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से चार्ट होता है इसका, और इसमें बता भी दे रहा हूँ ये किस तरीके से जुड़ते हैं। क्रियात्मक समूह वाला जो टॉपिक आपका है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे जितने क्वेश्चन आपके बनने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप, इनके कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी और क्रियात्मक समूह आपको ये याद करना होगा। और ये याद कर आप एक दो बार पढ़ लीजिए, उससे भी याद हो जाएगा, या फिर जितना ही अधिक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको ये ज्यादा क्लियर होने वाला है। जितना अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अधिक क्लियर होगा, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया गया है कार्बनिक यौगिकों के कुछ श्रेणियां हुआ उनके क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक यौगिकों की श्रेणी, ये श्रेणी है क्रियात्मक समूह की, और इनके क्रियात्मक श्रेणियों के ये आपको क्रियात्मक श्रेणी है, और ये क्रियात्मक यौगिकों की श्रेणी है। तो यौगिक कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोकार्बन में आपका एल्केन आता है, एल्कीन आता है, एल्काइन आता है। एल्केन संतृप्त है, एल्कीन असंतृप्त, एल्काइन भी असंतृप्त है। तो यहाँ पर आपको एल्केन होता है तो उसके लिए क्रियात्मक श्रेणी क्या होती है? कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध होता है। कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध से जुड़े होंगे तो वो एल्केन की क्रियात्मक श्रेणी होती है। और बाद में फिर एल्कीन की क्रियात्मक श्रेणी, जहां कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो तो वो एल्कीन की क्रियात्मक श्रेणी हो जाती है। अगर और एल्काइन की, जहां कार्बन कार्बन परमाणुओं की मध्य 3 बंध हो तो उसके लिए ये आपका एल्काइन का क्रियात्मक श्रेणी हो जाती है। लेकिन यहाँ तक तो आपने अभी तक पढ़ते आए हैं, लेकिन इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल कहते हैं इसको, इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा गया है हाइड्रोक्सिल, और ये इसमें OH ग्रुप, अगर इसी के आगे OH ग्रुप जुड़ जाता है तो वो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप समूह जुड़ जाता है, इसी को क्रियात्मक समूह कहते हैं। ये सभी क्रियात्मक समूह किसी श्रेणी में जुड़ने वाली चीजें हैं, किसी यौगिक में ये चीजें जुड़ जाएंगी तब ये अपना एक यौगिक बनाएंगी, जिससे इसीलिए ये क्रियात्मक समूह उसके विशिष्ट गुण को उत्पन्न करता है, ये विशिष्ट गुण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिसको OH से दर्शाते हैं, फिर आपका एल्डिहाइड है जिसको एल्डिहाइडिक कहते हैं, और यहाँ पर इसके लिए CHO यूज होता है। CHO किसी यौगिक में CHO अगर लास्ट में लिख देते हैं या फिर कहीं भी CHO लग जाता है तो एल्डिहाइडिक क्रियात्मक समूह लगा होता है वहां पर।
फिर आपका कीटोन होता है जिसको कीटोनिक या फिर कार्बोनिल कहते हैं, कीटोनिक या फिर कार्बोनिल कहते हैं, कार्बोनिल क्रियात्मक श्रेणी है ये। और इसके लिए C डबल बॉन्ड O, अगर C डबल बॉन्ड O यानी कार्बन और ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड करके बना होता है तो कीटोनिक समूह जुड़ा होता है, कीटोनिक क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। बाद में फिर आपका कार्बोक्सिल अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इसमें क्या कार्बोक्सिल जुड़ता है, इसके लिए क्रियात्मक समूह इसका है COOH। अगर COO और H ये अगर ग्रुप जुड़ रहा है तो उसके लिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो ये चीजें आप देख लिए इस तरीके से लगी होती हैं ये चीजें, और ये सभी क्रियात्मक समूह है। एक और होता है एमिनो में NH3 होता है, उसका एक H हटा दीजिए जिससे कि ये बॉन्ड बनाएगा तो NH2 आएगा। तो NH2 एमिनो के लिए, एमिनो उसका यूज होता है और वो होता है क्रियात्मक श्रेणी NH2। तो वो इतने क्रियात्मक श्रेणियां हैं और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए अच्छे से। आपको क्वेश्चन जितना सॉल्व करेंगे उसमें इन्हीं सब का प्रयोग होने वाला है और इन्हीं से आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। और जितना ही क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतने ही ज्यादा आपको ये टॉपिक्स याद होते जाएंगे, याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे कि। तो इस तरीके से आपका क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप का ये टॉपिक खत्म होता है। इसमें क्रियात्मक समूह में जो क्वेश्चन हल कराने हैं वो अगले पार्ट में हम कराएंगे, अगले पार्ट में इसके क्वेश्चन हल कराएंगे, लेकिन इसका अगला टॉपिक जो है वो अभी इसी में पढ़ेंगे। और जितने क्वेश्चन हल कराने, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वो हम अगले पार्ट में करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि अगला आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अब आएंगे हम सजातीय श्रेणी में और सीखेंगे सजातीय श्रेणी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। जब कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र एवं क्रियात्मक समूह समान हो तथा इनमें एक CH2 का बढ़ते या घटते क्रम में अंतर हो तो उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। मतलब कि सजातीय श्रेणी उन्हें कहते हैं वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक CH2 का अंतर हो बढ़ते या घटते क्रम में, मतलब कि वो यौगिक जो है उसमें CH2 घटाया जाए या फिर बढ़ाया जाए तो उससे जो एक श्रेणी मिलेगी उसे हम सजातीय श्रेणी कहेंगे, होमोलोगस सीरीज कहेंगे। तो यहाँ पर वही परिभाषा लिखा है, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जब कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र एवं क्रियात्मक समूह समान हो, जब किसी कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र और क्रियात्मक समूह समान होगा और उसमें CH2 घटाया या बढ़ाया जाए तो उससे जो सीरीज का निर्माण होगा, जो श्रेणी का निर्माण होगा उसे हम होमोलोगस सीरीज यानी कि सजातीय श्रेणी कहेंगे। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है सजातीय श्रेणी के उदाहरण, जैसे कि एल्केन में CnH2n+2 यानी कि इसका जो एल्केन है उसका सामान्य सूत्र 1 है और इसका क्रियात्मक समूह भी एक ही है। और इससे जो होमोलोगस सीरीज मिलते हैं, सदस्य मिलते हैं, इसके सजातीय श्रेणी के सदस्य जो मिलते हैं वो कौन कौन से, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फिर ऐसे ही पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, कई सारे आते हैं। तो सबसे पहले अगर मेथ होता है तो यहाँ पर एक C होता है, कार्बन परमाणु एक होता है। मेथ में एक कार्बन परमाणु, एथ में 2 कार्बन परमाणु, प्रोप में 3 कार्बन परमाणु। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे किस तरीके से नाम दिया जाता है, ये चीजें वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए सजातीय श्रेणी में किस तरीके से आते हैं। तो मेथेन यहाँ पर एक, अगर N की जगह पर 1 रखें तो C1 और H4 आता है, C1H4 मेथेन बन जाता है जिससे, और फिर 2 रखते हैं तो C2H6 बनता है एथेन, फिर प्रोपेन बनता है C3H6H8 में। तो इस तरीके से आपका ये जो होमोलोगस सीरीज है उसका निर्माण होता जाता है, सजातीय श्रेणी बनती जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका देख सकते हैं। फिर आप एल्कीन का देख लीजिए CnH2n, फिर इसमें बनते हैं ये सभी एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन। इसके क्रियात्मक समूह समान है इसलिए इसमें देखिए, अब अंतर देखिए, यहाँ पर C 1 है और फिर यहाँ 2, तो एक C और यहाँ पर कितने H में कितना हुआ 6 यहाँ पर है, 2 अगर घटा देते हैं तो 4 हो जाएगा और एक C में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से CH2 इसमें जोड़ के देखिए CH2 तो ये वाला मिल जाएगा, फिर इसमें भी CH2 जोड़िए तो ये मिलेगा। इस तरीके से आपका जो होमोलोगस सीरीज है इसी तरीके से निर्माण होता जाता है। ऐसे ही इसमें भी आप देख सकते हैं CH2 का ही अंतर है। और इसका एक और परिभाषा आपकी किताब में दिया गया है जिसको मैं कुछ मॉडिफाई करके आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें अच्छी तरीके से आपको समझने के लिए मैंने इस तरीके से बनाया है। वैसे आपकी किताब में यहाँ पर लिखा है इनमें अणु भार 14 का बढ़ते
या घटते क्रम में अंतर होता है। अणु भार उसमें लिखा है, अणु भार 14, जिसे आप अभी तक सीखे नहीं है कि अणु भार किस तरीके से निकाला जाता है, अभी तक आपको नहीं सिखाया गया है। वो आगे आप 11th ग्रेड में सीखेंगे कि अणु भार किस तरीके से निकलता है। तो इसलिए मैं उसको अभी हटा दे रहा हूं, आपके परिभाषा में थोड़ा सरल करने के लिए आपको CH2 इसका अंतर बढ़ते या घटते क्रम में होता है तो सजातीय श्रेणी कहते हैं। आसान तरीके से और एकदम सही परिभाषा आपके लिए मैं लेके आया हूं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सजातीय श्रेणी का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके नाम कैसे इसके नाम दिए जाएंगे वो सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सजातीय श्रेणी में ये और उदाहरण बाकी हैं। अभी तक एल्केन और एल्कीन हो चुका है, अब देखेंगे हम एल्काइन, जिसका सूत्र है CnH2n-2। 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन परमाणु, मतलब कि कार्बन परमाणु के 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन परमाणु हो तो एल्काइन होता है। तो इसके भी सजातीय श्रेणी बनते हैं, जैसे कि एथाइन में C2H2 C2H2, और फिर प्रोपाइन C3H4, फिर ब्यूटाइन C4H6। इन सभी में CH2 का अंतर है। इसमें से घटाएंगे तो 3C में से 2C घटाइए 1C बचेगा, फिर 4C में से 4H में से 2H घटाइए 2H बचेगा, यानी कि CH2 का अंतर हर एक में आ रहा है। इस तरीके से आपका एल्काइन का बनता जाता है, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, फिर पेंटाइन, इस तरीके से आगे तक आपके बनते जाते हैं होमोलोगस सीरीज, यानी कि सजातीय श्रेणी। और इसका क्रियात्मक समूह तो आप जानते ही हैं, ट्रिपल बॉन्ड बीच में होता है कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में। और बाद में फिर अल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अल्कोहल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको मैं बता रहा हूं। तब तक वीडियो को लाइक आप कर दीजिए जरूर, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को अगर अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शुरू करते हैं अल्कोहल को। तो यहाँ पर है CnH2n+1 OH, यानी कि यहाँ पर 2 गुने से 1 ज्यादा, फिर OH समूह जुड़ जाएगा। यहाँ पर अल्कोहल का जो सूत्र है, कार्बन परमाणु जितने होंगे उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या से 2 गुने से 1 ज्यादा, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या प्लस उसमें OH समूह जुड़ जाएगा तो अल्कोहल हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर, तो इस तरीके से अल्कोहल का आपका सबसे पहला नाम बन जाता है मेथिल अल्कोहल, जिसमें C1 है, H3 और OH समूह जुड़ा हुआ है। फिर एथिल अल्कोहल बन जाता है, जिसमें C2H5 OH समूह जुड़ा है। फिर प्रोपिल अल्कोहल में C3H7 OH समूह जुड़ा है, और इसमें जो क्रियात्मक समूह है आपका OH है, और इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिलिक समूह। तो इस तरीके से यहाँ तक आपका अल्कोहल तक फिनिश हो जाता है, और आगे की टॉपिक अभी आगे हम करने वाले हैं। हमने पढ़ा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और अल्कोहल, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2nO, और इस तरीके से इसका सामान्य सूत्र है। फिर यहाँ पर इसके सदस्य कितने हैं वो दिखाया गया है। सदस्य इसमें बहुत ज्यादा हैं, और यहाँ तक सिर्फ 3 आपको उदाहरण के तौर पे इतने 3 दिखाया जा रहा है। और ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और यहाँ पर ये चीजें सिर्फ सजाती के लिए, सजाती श्रेणियों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ एक हेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये आपके लिए जो ये चीजें हैं ये आपके अगले आने वाले टॉपिक्स में भी आने वाले हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आपको बताया दे रहा हूँ कि सजाती श्रेणी में इस तरीके से आपको एक साथ नाम देखने को मिल जाते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड का CHO। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे जो एल्डिहाइड में है इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो इसका क्रियात्मक समूह होता है CHO। तो यहाँ पर इसमें CHO जुड़ता है, जिसमें कि कार्बन परमाणु से ऑक्सीजन परमाणु डबल बॉन्ड बनाकर रहता है, और हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध बना के रहता है, और बाद में एक बंध खाली होता है, जिससे कि यह किसी भी कार्बनिक यौगिक में जुड़ करके या एक क्रियात्मक समूह ये एल्डिहाइडिक समूह बना लेता है, जिससे कि यह मतलब एल्डिहाइड समूह बन जाता है, जिसका सूत्र CnH2nO होता है। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड बन गया है, तो इसमें क्या है CHO ये समूह, इसमें अगर C1 रखते हैं तो यहाँ पर 2H आ जाएगा, तो इस तरीके से 2H है और बाद में O है। तो CHO आपको हमेशा अंतिम में देखने को मिलेगा, ये हमेशा लास्ट में लगता है। CHO ग्रुप जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये लास्ट में लगता है, और इसको टर्मिनेटिंग समूह कहते हैं। तो ये टर्मिनेट कर देता है, अलग कर देता है, ये यहाँ से ये जो इसकी शाखा रहती है वो खत्म हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का CHO
CHO बनता है। फिर एसिटेडिहाइड यहाँ पर दिया गया है इसका सदस्य, तो इसमें क्या है CH3 CHO एसिटेडिहाइड का, और फिर प्रोपिओनेडिहाइड है, प्रोपिओनेडिहाइड, इसमें C2H5 CHO। आपको जैसे कि उसमें आपका अल्कोहल वाला था सेम उसी तरीके से, बस आपको ये सूत्र याद कर लेना है, काम हो जाएगा। और इससे भी आसान हो सकता है यहाँ पर, और आपको ये जो है फिर प्रोपिनो ये हो चुका आपका C2H5 CHO, यानी कि इसमें जो अंत में होगा ये CHO ग्रुप जुड़ जाएगा, और अल्कोहल वाले में क्या था OH ग्रुप जुड़ रहा था, और इसमें CHO, और उसमें ये CnH2n+1 था, 1 उसमें हटा दीजिए और OH की जगह पर O रख दीजिए ओनली। तो इस तरीके से आपका एल्डिहाइड का सूत्र भी बन जाता है आसानी से। इस तरीके से आप अगर याद करेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और इसी तरीके से आपका कीटोन का है, तो इसमें क्या है CnH2nO, इसका सामान्य सूत्र और इसका सामान्य सूत्र एकदम सेम है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, बस इसका जो संरचना है उसको बनाने में अंतर है। जैसे कि आपने संरचना की समवायता पढ़ा था ना, समवायता, उसमें आपने पढ़ा था कि सामान्य सूत्र तो एक होता है लेकिन उसकी संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, उसे समवायी कहते हैं। उसी तरीके से ये भी है, इसकी संरचना सूत्र समान है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन इसका क्रियात्मक समूह जो है वो अलग अलग है, क्रियात्मक समूह अलग अलग है, और समवायता में क्रियात्मक समूह भी एक ही होना चाहिए था, इसमें अलग है। यानी कि ये समवायता में तो नहीं आता, लेकिन ये जो आपका सामान्य सूत्र है वो समान है। एसीटोन, एसीटोन यहाँ पर दिया गया है, इसमें क्या है CH3 और COCH3, इसको एक और नाम से जाना जाता है कि डाइमेथिल कीटोन, डाइमेथिल कीटोन। इसमें जो ग्रुप है वो C, यहाँ पर दो बंद खाली होंगे और CO ग्रुप बन रहा होगा, C+O, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे C+O बनेगा, फिर दो खाली थे जिसमें कि CH3 जुड़ जाएगा और एक तरफ CH3 जुड़ जाएगा, इसको डाइमेथिल कीटोन के नाम से भी जानते हैं। एक ये CH3 को मेथिल कहते हैं और एक इधर CH3 जुड़ा है, एक उधर जुड़ा है कीटोन के, तो क्या बोलेंगे डाइमेथिल कीटोन, इस तरीके से इसको बोलते हैं। फिर देखिए एथिल मेथिल कीटोन, इसमें क्या है CH3 एक तरफ जुड़ा है कीटोन के और एक तरफ एथिल जुड़ा है, C2H5 को एथिल कहते हैं, इसलिए यहाँ पर एथिल मेथिल कीटोन हो गया। फिर आप देखेंगे लास्ट में जो आता है मेथिल प्रोपिल कीटोन, मेथिल प्रोपिल कीटोन, मेथिल CH3 को मेथिल कहते हैं और एथिल किसको कहते थे, C2H5 को एथिल कहते हैं, और बाद में फिर यहाँ पर C3H7 को प्रोपिल कहेंगे, इसलिए ये हो जाएगा मेथिल कीटोन, मेथिल एथिल, मेथिल प्रोपिल कीटोन। कीटोन आपको लास्ट में लिखना है, पहले लिखना है मेथिल, फिर प्रोपिल, फिर कीटोन। इस तरीके से आपका कार्बोनिल समूह से बनकर के ये आपका कीटोन के जितने भी सजाती हैं, जितने नहीं कुछ तीन उदाहरण मैं दे रहा हूं, तो तीन यहाँ पर तीन इसके उदाहरण दे दिए हैं सजाती में। और इस तरीके से आपके कीटोन और एल्डिहाइड, अल्कोहल, एल्केन, एल्काइन, एल्केन का इन इतने सब का बनता है सजाती में, मैंने बता दिया, उनका क्रियात्मक समूह बता दिया और उनका सामान्य सूत्र बता दिया। इतनी चीजें एक साथ क्लियर होती चली हैं। अब एक और बचा है इसमें का, जो है कार्बोनिल, कार्बोनिल अम्ल, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और आप एक याद कर लीजिए एल्डिहाइड, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये और अल्कोहल, तीन आप इसमें से एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए, कैसे भी समझिए, कितनी बार भी कुछ करिए, लेकिन समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो अब हम देखेंगे कार्बोनिल अम्ल, तो चलिए कार्बोनिल लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे सजाती श्रेणी में अंतिम है ये, यहाँ पर देखेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका सामान्य सूत्र है CnH2n+O2 होता है। इसमें यहाँ पर O2 जुड़ा होता है, पहले अभी तक O जुड़ा मिला था, और ये सेम लगभग उसी की तरह है, किसके, एल्डिहाइड के समान है, लेकिन बस इसमें क्या है COOH होता है, इसमें COOH इस तरीके से समूह जुड़ेगा, और इसका जो होता है एक कार्बन से डबल बॉन्ड बनाकर एक ऑक्सीजन रहता है, बाद में एक ऑक्सीजन एक बंध बनाकर कार्बन से रहता है, और बाद में एक H से वो बनाता है, अपना संयोजकता भी पूरा करता है, और यहाँ पर एक बॉन्ड खाली रहता है, जिससे कि यह किसी कार्बनिक यौगिक में जुड़ करके एक नई संरचना का निर्माण करता है, जिसमें कि ये क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। और यहाँ पर इसके मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का ये सामान्य सूत्र हो जाता है आपका, और यहाँ पर इसके सदस्य जो हैं
फार्मिक अम्ल है जिसमें C1 होता है, एसिटिक अम्ल है जिसमें C2 होता है, फिर प्रोपेओनिक अम्ल है जिसमें C3 होता है। तो इस तरीके से आपके ये बन जाते हैं और इसमें सब में CH2 का अंतर होता है और अणुभार 14 का अंतर होता है, मतलब कि 14 अणुभार इसमें सब में कम या ज्यादा होता है। इसमें अगर हम अणुभार 14 जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा, अगर अणुभार 14 इसमें से घटा देते हैं तो ये बनेगा, अगर फिर घटा देते हैं तो ये बन जाएगा, इसमें फिर 14 जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा। इस तरीके से अगर 14 घटाते या जोड़ते हैं तो एक हमें सजातीय श्रेणी का निर्माण होता है। इस तरीके से आपका सजातीय श्रेणी का पूरा टॉपिक क्लियर होता है और यहीं पर ये वीडियो का अंत है। इस तरीके से आपका सजातीय श्रेणी का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अब यहाँ पर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगला आने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अब अगला आने वाला है जो है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिक जो है उनका नामकरण किस तरीके से होगा, मेन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाला है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये बहुत ही मोस्ट है, जिसको कहते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण ये अगले पार्ट में हम लाने वाले हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।